साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग आगामी आरओ एआरओ 2023 की प्रारंभिक परीक्षा के लिए टेस्ट सीरीज या प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। और इसी कड़ी में हम लोग जो है ध्येय आईएएस कोचिंग संस्था के द्वारा कराए गए टेस्ट पेपर में से एक पेपर को यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। और इस पेपर के शुरुआत के 70 प्रश्नों को हम लोग सॉल्व कर चुके हैं और इस पार्ट में हम लोग शेष बचे हुए 70 क्वेश्चन को देखेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। 71 नंबर क्वेश्चन है कि यदि समवर्ती सूची के किसी विषय को लेकर के केंद्रीय कानून एवं राज्य कानून में संघर्ष की स्थिति आ जाए तो क्या होगा। केंद्रीय कानून जो है वो राज्य कानून पर प्रभावी होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। ए ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्न कथनों पर विचार करें। यहाँ पर दो कथन दिए गए हैं, इनमें से बताना है सत्य कथन या कथनों का चयन करना है हमें। तो देखिए, संयुक्त अधिवेशन बुलाने की शक्ति लोकसभा अध्यक्ष के पास है। तो देखिए, ये सही नहीं है। क्यों? क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 108 के अनुसार यदि किसी विधेयक पर दोनों सदनों में असहमति उत्पन्न हो जाए तो राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाकर बहुमत द्वारा अंतिम निर्णय करता है, इसलिए गलत है। दूसरा, विधेयक एक सदन द्वारा स्वीकार किए जाने के बाद यदि 6 सप्ताह के अंदर दूसरे सदन द्वारा पारित नहीं किया जाता तो संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। देखिए, 6 सप्ताह के स्थान पर 6 माह सही शब्द होगा। ठीक है, यहाँ पे 6 सप्ताह नहीं 6 माह होगा, इसलिए दो के दोनों कथन यहाँ पे गलत है। डी ऑप्शन। अगला है, किसी मामले में एक उच्च न्यायालय द्वारा कानूनी कार्रवाई रोकने के लिए निम्न न्यायालय को, जो उससे निचले स्तर का न्यायालय है, उसको कौन सा लेख जारी करता है। तो ये प्रतिषेध क्या जारी करता है? प्रतिषेध जारी किया जाता है। ठीक है, देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 में उच्च न्यायालय को 5 प्रकार की रिट जारी करने का अधिकार है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। किसी मामले में एक उच्च न्यायालय द्वारा कानूनी कार्रवाई को रोकने के लिए निम्न या लोअर कोर्ट को प्रतिषेध लेख जारी किया जाता है। ठीक है, प्रतिषेध प्रतिषेध अर्थात प्रोविजन जारी किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। कथन कांड का प्रश्न है, तो यहाँ पर कथन दिया गया है कि भारत अपने आंतरिक एवं बाह्य मामलों में किसी विदेशी सत्ता या शक्ति के अधीन नहीं है। सही है। कारण, क्योंकि भारतीय संविधान की उद्देशिका के अनुसार भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र है। तो कथन कांड दोनों सही है और व्याख्या भी, और इसलिए ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला है 75 नंबर क्वेश्चन है, निवारक निरोध के अंतर्गत गिरफ्तार व्यक्ति को अधिकतम कितने दिनों तक निरुद्ध किया जा सकता है। तो अधिकतम 90 दिनों तक अर्थात 3 माह तक निरुद्ध किया जा सकता है। ठीक है, तो यहां पर बी ऑप्शन हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 22 के खंड 1 से 7 तक जो है वो निवारक निरोध के संबंध में है। अगला 76 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 76 नंबर, राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों का विनिश्चय किया जाता है। कैसे किया जाता है? तो ये केवल उच्चतम के न्यायालय द्वारा किया जाता है, केवल उच्चतम न्यायालय। संविधान के अनुच्छेद 71 में यह वर्णित है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों का विनिश्चय उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाएगा तथा उसका निर्णय अंतिम होगा। अगला है, निम्नलिखित में से किस एक संवैधानिक संशोधन द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग को पृथक पृथक कर दिया गया। तो ये 89 में संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा मार्च 2004 में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन हुआ। आगे बढ़ते हैं। दो सूचियां हैं, इन्हें हमें इनका मिलान करना है। तो देखिए, वार्षिक वित्तीय विवरण ये अनुच्छेद किसमें है? 112 में है। ठीक है, वार्षिक वित्तीय विवरण जिसे हम लोग साधारण भाषा में बजट कहते हैं, तो ये 112 में है, 2 से मिला दीजिए। अनुपूरक अनुदान जो है ये 115 में है, तो 4 से मिला दीजिए। विनियोग विधेयक 114 में है, तो 3 से मिला दीजिए। धन विधेयक 110 में है, तो 1 से मिला दीजिए। तो 2431 बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, भारत के वरीयता क्रम में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। यहाँ पे 4 चीजें दी गई हैं। सही अग्रता क्रम इसमें से क्या है, अर्थात ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस क्या है इसमें। तो देखिए, सबसे पहले क्या आएंगे इसमें? भूतपूर्व राष्ट्रपति आएंगे, 2 मिलाइए। फिर उसके बाद भारत के मुख्य न्यायाधीश आएंगे, 3। फिर राज्यसभा के सभापति आएंगे, फिर नहीं, नीति आयोग के उपाध्यक्ष आएंगे। ठीक है, नीति आयोग के उपाध्यक्ष आएंगे, फिर राज्यसभा के उपसभापति आएंगे, तो 4। तो 2314 अर्थात ए ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं। 61वें संविधान संशोधन से पूर्व आम चुनाव के लिए मतदान की न्यूनतम आयु कितने वर्ष थी? तो मतदान की न्यूनतम आयु 21 वर्ष थी, जिसे घटा करके 18 वर्ष किया गया 1988 में। 61वें संविधान संशोधन के माध्यम से राष्ट्रपति अपनी क्षमादान की किस शक्ति के अनुसार किसी दंड, विशेषकर मृत्युदंड पर अस्थायी रोक लगा सकता है? किसके माध्यम से? तो प्रतिलंबन के माध्यम से। प्रतिलंबन नहीं, प्रविलंबन कहते हैं इसे। ठीक है,
देखिए, संविधान के अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति का प्रावधान है। राष्ट्रपति क्षमा, लघुकरण, परिहार, विराम, प्रविलंबन के माध्यम से किसी व्यक्ति की सजा को कम या माफ कर सकता है। प्रविलंबन में क्या होता है, किसी दंड या विशेषकर मृत्युदंड पर अस्थायी रोक लगाई जाती है। आगे बढ़ते हैं, नीति आयोग के संबंध में या बारे में निम्न कथनों पर विचार करें। 2 कथन दिए गए हैं, बताना है कौन सा या से सत्य है। यह एक संवैधानिक संस्था नहीं, यह एक संविधानेतर संस्था है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जो योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी 2015 को अस्तित्व में आती है। इसका निर्माण जो है वो केंद्रीय मंत्रिमंडल के संकल्प के द्वारा हुआ। तो इस प्रकार से यह ना तो संवैधानिक है ना ही सांविधिक है। ठीक है, तो दो के दोनों नहीं, इसलिए डी ऑप्शन। अगला है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा या से नीति निर्देशक तत्व जोड़े गए हैं। तो देखिए, इसके माध्यम से जो है उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी अनुच्छेद 43 का जोड़ा गया। इसके अतिरिक्त सामान्य न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता अनुच्छेद 39 का जोड़ा गया। शोषण से बच्चों एवं वयस्कों की सुरक्षा अनुच्छेद 39 चा जोड़ा गया। ठीक है, जबकि समान आचार संहिता मूल संविधान में, समान आचार संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है मूल संविधान में अनुच्छेद 44 के तहत पहले से वर्णित था। तो 2, 3, 4 बी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक जीवाणु तथा उनके फसलों के युग्मों में से कौन सा या से सही सुमेलित है फसल और जीवाणु में। तो देखिए, यहां पर देखिए 84 में सोयाबीन में राइजोबियम जैपोनिकम जीवाणु होता है, सही है। जलीय फर्न में एनाविना एजोली, लूशन में राइजोबियम मेलिलोती होता है। तो यहाँ पे 3 के तीनों कथन सही है, तो डी ऑप्शन, ए ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन। ठीक है, 85 नंबर देखते हैं। 85 नंबर ध्यान रखिएगा, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक जीवाणु तथा उसके फसलों के बारे में वहां पे बात की गई थी। ठीक है, 85 क्या है, 2 सूचियां दी गई हैं, 2 सूचियां दी गई हैं, इन्हें हमें सुमेलित करना है। तो देखिए, जाइलम क्या करता है, जाइलम जल का परिवहन करता है, तो 2 से मिलाइए। मूल रोम क्या करते हैं, जल का अवशोषण करते हैं, 1 से मिलाइए। फ्लोएम क्या करता है, भोजन का परिवहन करता है, तो 4 से मिला दीजिए। रंध्र क्या करते हैं, वाष्पोत्सर्जन करते हैं, ट्रांसपीरेशन करते हैं। ठीक है, वाष्पोत्सर्जन करते हैं, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, तो 2143 अर्थात बी ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, विकिरण द्वारा ऊष्मा के स्थानांतरण के लिए किस माध्यम की आवश्यकता होती है। विकिरण द्वारा ऊष्मा के स्थानांतरण के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, चालन और संवहन के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। अगला है क्वेश्चन नंबर 87, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 2 कथन दिए गए, बताना इसमें सत्य कथन कौन से हैं। तो आप देखें, दाब एक अदिश राशि है, दाब एक अदिश राशि है, सही कथन है। किसी तल के इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। दाब एक अदिश राशि, सही है। दाब की इकाई डाइन है, नहीं, दाब का जो मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है, जिसे पास्कल कहते हैं। क्या कहते हैं, पास्कल कहते हैं, ना कि डाइन कहते हैं। तो यहां पर पहला कथन सही, दूसरा गलत है, ए ऑप्शन। अगला है, कथन कारण का प्रश्न है, अंतरिक्ष यात्री निर्वात में खड़े नहीं हो सकते हैं, क्यों, क्योंकि अंतरिक्ष में कम गुरुत्व होता है। ये कथन कारण दोनों से व्याख्या भी हो रही है, इसलिए ए ऑप्शन हो जाएगा। 89 नंबर क्वेश्चन क्या है, मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग ताप, पीड़ा तथा स्पर्श का बोध करता है। तो थैलमस जो है ये ताप, पीड़ा तथा स्पर्श का बोध करता है। जबकि सेरिब्रम यह ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त प्रेरणाओं का समन्वय केंद्र होता है। वहीं हाइपोथैलेमस क्या है, का मुख्य कार्य जो है अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्त्रावित होने वाले हार्मोनों का नियंत्रण करना है। वहीं सेरिबेलम, वो सेरिब्रम था, अब सेरिबेलम क्या है, यह पश्चिम मस्तिष्क के ऊपरी भाग में स्थित होता है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित अनुवांशिक रोगों में से किस एक में शरीर में हीमोग्लोबिन संश्लेषण की क्षमता नहीं होती है। तो थैलेसीमिया में इसमें शरीर में हीमोग्लोबिन संश्लेषण की क्षमता नहीं होती। जबकि डाउन सिंड्रोम क्या होता है, इसे एक मंगोली जड़ता भी कहते हैं। हीमोफीलिया, इसे रक्त स्त्रावण रोग भी कहते हैं। ठीक है, ब्लीडिंग डिजीज। आगे बढ़ते हैं, 91 नंबर क्वेश्चन है, ए बी रक्त वर्ग के लोग सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता होते हैं, क्यों, क्योंकि ए बी रक्त वर्ग के में जो होता है, इसमें ए और बी दोनों एंटीजन पाए जाते हैं, ए और बी दोनों एंटीजन पाए जाते हैं, तथा इनमें कोई एंटीबॉडी नहीं पाई जाती, जिसके कारण एग्लूटिनेशन नहीं होता है। अगला है, उत्तल लेंस पर पड़ने वाले आपतित प्रकाश को अभिसारित, मतलब अंदर की ओर मोड़ना, अभिसारित मतलब अंदर की ओर मोड़ना, तो अभिसारित कर देता है। ठीक है, अभिसारित कर देता है, इसलिए इसे अभिसारी लेंस
कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं। अगला है कवक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सत्य है। यहां देखिए दो कथन दिए गए। पहला, कवक अपना भोजन मृत एवं अपघटित जैव पदार्थों से प्राप्त करता है, सही है। कवक में क्लोरोफिल होता नहीं, कवक में क्लोरोफिल नहीं होता, पहला सही दूसरा गलत, इसलिए ए ऑप्शन यहां पर हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर हम लोग क्वेश्चन नंबर 94 जो कि रीजनिंग के क्वेश्चन है, यहां से 94 से लेके 106 तक छोड़ते हैं। अब इसके बाद फिर से 107 पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस एक लोकगीत का संबंध भगवान कृष्ण की उपासना के विभिन्न तरीकों से है। तो किसका संबंध है? रशिया लोकगीत का संबंध भगवान कृष्ण की उपासना के विभिन्न तरीकों से या उत्तर प्रदेश के ब्रजभूमि क्षेत्र की गायन परंपरा है। जबकि कजरी लोकगीत मुख्यतः सावन के महीने में महिलाओं के द्वारा गाया जाता है, यह मिर्जापुर क्षेत्र में लोकप्रिय है। चैता लोकगीत मुख्यतः फाल्गुन पूर्णिमा से चैत पूर्णिमा के दौरान गाए जाते हैं, इसमें प्रेम की अभिव्यक्ति की जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 108 देखते हैं, ये क्या है। 108, निम्नलिखित में से कौन सा एक मंदिर वाराणसी में स्थित नहीं है। तो देखिए भारत माता मंदिर, विश्वनाथ मंदिर, संकट मोचन मंदिर, ये सभी के सभी आपका कहां पे है? बनारस में है। परंतु महापरिनिर्वाण मंदिर ये कुशीनगर में है। अगला है कथन कांड का प्रश्न है। कथन है कि मैंग्रोव वन प्राकृतिक रक्षक कहे जाते हैं, ये कथन सही है। कांड, मैंग्रोव वन समुद्री तूफानों की प्रभाविता कम कर तटीय सुरक्षा प्रदान करते हैं, तो कथन कांड सही और व्याख्या भी हो रही, ए ऑप्शन। निम्नलिखित में से किस एक पर वायु प्रदूषण का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। तो किस पर पड़ता है? लाइकेन। वायु प्रदूषण का सबसे अधिक प्रभाव लाइकेन पर पड़ता है, क्योंकि वे बहुत संवेदनशील होते हैं तथा प्रदूषण के जैविक सूचक का कार्य करते हैं। ठीक है, बायोटिक या बायो इंडिकेटर का कार्य करते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से किस वर्ष उत्तर प्रदेश की राजधानी को इलाहाबाद से लखनऊ स्थानांतरित किया गया। तो कब किया गया? 1925 में। 2 नवंबर 1925 को उत्तर प्रदेश की राजधानी इलाहाबाद से लखनऊ स्थानांतरित कर दी गई तथा प्रदेश का उच्च न्यायालय इलाहाबाद में ही बना रहा। साथ ही लखनऊ में एक उच्च न्यायालय की एक न्यायिक पीठ की स्थापना की। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यहाँ पे 2 कथन दिए गए हैं, बताना सत्य कथन कौन से हैं। तो पहला, चंबल नदी यमुना से इटावा के पास मिलती है। चंबल नदी यमुना से इटावा के पास मिलती है, कथन ये आपका सही है। दूसरा है, शारदा नदी पीलीभीत एवं नेपाल की सीमा निर्धारित करती है, 2 के दोनों कथन सही है, सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। यमुना नदी का उद्गम जो है वो बंदरपूछ के पश्चिमी ढाल पर स्थित यमुनोत्री हिमाद्री से होता है, जबकि शारदा नदी को काली गंगा भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 113 देखते हैं। आधेश्वर, दूध सागर, चंपा इत्यादि उत्तर प्रदेश में उगाई जाने वाली किस फल की प्रमुख प्रजातियां हैं। तो ये जो है सभी के सभी केले की प्रमुख प्रजातियां हैं। ठीक है, केले का उत्पादन उत्तर प्रदेश में मुख्यतः वाराणसी, प्रयागराज, गोरखपुर में किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं उद्योग और स्थान में। तो देखिए आपका उर्वरक कारखाना आंवला में है, तेल शोधक कारखाना मथुरा में है, डीप मीट फ्रिज प्लांट अलीगढ़ में नहीं है, फिरोजाबाद में। कहां पर है? फिरोजाबाद में। परमाणु शक्ति केंद्र नरोरा, सही है। निम्नलिखित में से कौन सी एक नहर प्रयागराज जिले में सिंचाई का प्रमुख साधन है। तो इसमें देखिए बेलन नहर जो सिंचाई का प्रयागराज में सिंचाई का प्रमुख साधन है, बी ऑप्शन। ठीक है, केन नहर प्रयागराज जिले के सिंचाई का नहीं, बांदा जिले की सिंचाई से होती है, जबकि नगवा बांध नहर से मिर्जापुर एवं सोनभद्र जिले की सिंचाई होती है, और सपरार नहर से झांसी एवं हमीरपुर जिलों की। आगे बढ़ते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा जिला कौन सा है। तो सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी है, दूसरे नंबर पे सोनभद्र आता है, तो डी ऑप्शन। ठीक है, सोनभद्र आता है, तो यहां पर डी ऑप्शन हो जाएगा। सोनभद्र के बाद हरदोई आता है, हरदोई के बाद सीतापुर आता है। आगे बढ़ते हैं, 2 सूचियां दी गई हैं, जिला और ओडीपी, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के तहत जो उत्पाद है उसको यहाँ पे हमें सुमेलित करना। देखिए बलिया में क्या है? बलिया में बिंदी, 2 से मिलाइए। आजमगढ़ में ब्लैक पॉटरी है, पॉटरी, 1 से मिलाइए। अमरोहा में संगीत वाद्य यंत्र, और बरेली में जरी का काम होता है, तो 3, तो 2143 ए ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 118 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए कौन सही सुमेलित नहीं है? गहन पारिस्थितिकी, यह इसकी परिभाषा जो है अर्जीनेस ने दी, अर्नीजनेस ने पारिस्थितिकी तंत्र की, टांसले ने पारिस्थितिकी की, जी टेलर ने नहीं बल्कि अर्नेस्ट हेकल, तो सी वाला सही नहीं है। पारिस्थितिकी जीव विज्ञान की एक शाखा है, इसमें जीव समुदायों का उसके वातावरण के साथ पारस्परिक संबंधों का अध्ययन होता है। पारिस्थितिकी नीचे ग्रीनल, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक रोगों को संचारित करने वाले जीव को क्या कहते हैं। तो इसे वेक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? वेक्टर कहते हैं।
अगला है शहीद अशफाक उल्ला खां प्राणी उद्यान उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? तो ये आपका गोरखपुर में है। कहाँ पर है? गोरखपुर में। उत्तर प्रदेश के प्रमुख चिड़ियाघरों की देखभाल केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के द्वारा किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। जून 2023 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा थारू जनजात संग्रहालय का लोकार्पण कहाँ पर किया गया? तो इसका लोकार्पण जो है बलरामपुर में। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में किया गया है। ठीक है, इसकी आगे बात करते हैं। जून 2023 में किस देश की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री को उस देश के सर्वोच्च राजकीय सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया गया? ऑर्डर ऑफ नाइल से मिस्र में सम्मानित किया गया, मिस्र में। ठीक है, इस पुरस्कार की स्थापना मिस्र में 1915 में मिस्र के सुल्तान हुसैन कामिल के द्वारा की गई थी। अगला है। जून 2023 में इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में भारत का स्थान कौन सा रहा है? तो भारत को 126वां स्थान मिला है, 126वां स्थान मिला है, जबकि नंबर 1 पर आइसलैंड है। आगे बढ़ते हैं। जून 2023 में किस यूरोपीय देश की संसद ने समलैंगिकता को वैध बनाने वाला एक कानून जारी किया है? समलैंगिकता को वैध बनाने वाला एस्टोनिया। कौन सा देश है? एस्टोनिया है। ठीक है, यह कानून जनवरी 2024 में लागू होगा। आगे बढ़ते हैं। जून 2023 से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा निम्नलिखित में से किस देश को स्वदेश निर्मित मिसाइल कॉर्वेट आईएनएस कृपाण उपहार में देने की घोषणा की गई है? किसको देने की घोषणा की गई है? वियतनाम को। किसको? वियतनाम को। यह खुगरी श्रेणी की मिसाइल कॉर्वेट है। अगला है। जून 2023 में विश्व आर्थिक मंच द्वारा जेंडर गैप रिपोर्ट 2023 जारी की गई है। इस सूची में भारत का स्थान कौन सा है? तो जेंडर गैप रिपोर्ट में भारत 127वें स्थान पर, 127वें स्थान पर, और आइसलैंड ने लगातार 14वें वर्ष इसमें पहले स्थान पर रहा है। देखिए, शांति सूचकांक में भी आइसलैंड पहले पे है और यहाँ पे जेंडर गैप रिपोर्ट में भी पहले नंबर पे है। पेट्री ओप्रो ने जून 2023 में किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो किसने किया है? तो ये है आपके फिनलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया है। इस पद पर उन्होंने सना मारिन का स्थान लिया, सना मारिन का। आगे बढ़ते हैं। जून 2023 में निम्नलिखित में से कौन एशियाई चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली भारत की पहली तलवारबाज बनी है? तो यह है भवानी देवी, भवानी देवी। फाइनल मुकाबले में वह उज्बेकिस्तान की जैनब दयाबो कोवा से पराजित हुई तथा उन्हें कांस्य पदक मिला। आगे बढ़ते हैं। जून 2023 में नए वैश्विक वित्त समझौते हेतु शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां पर संपन्न हुआ? तो ये आपका फ्रांस के पेरिस में सम्मेलन आयोजित हुआ। ठीक है, इस सम्मेलन भारत का प्रतिनिधित्व केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया। आगे बढ़ते हैं। जून 2023 में निम्नलिखित में से किन्हें उनके उत्कृष्ट योगदान हेतु जर्मन शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो किसे किया गया? सलमान रुश्दी को किया गया है। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात इस शांति पुरस्कार की स्थापना उन लोगों को सम्मानित करने के उद्देश्य की गई जो राष्ट्रों के मध्य शांति, समझ और समानता को खतरे में डालने वाली किसी भी चीज का विरोध करते हैं। तो जर्मनी का ही है। आगे बढ़ते हैं। 131 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जून 2023 में अटलांटिक महासागर में लापता पनडुब्बी में विस्फोट के कारण 5 यात्रियों की मृत्यु हो गई। किस पनडुब्बी में? टाइटन पनडुब्बी थी। इसका नाम क्या था? टाइटन पनडुब्बी। ठीक है, अटलांटिक महासागर में। आगे बढ़ते हैं। जून 2021 21 जून 2023 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की मुख्य विषय वस्तु क्या थी? तो इसकी विषय वस्तु क्या थी? योग फॉर वसुधैव कुटुंबकम, योगा फॉर वसुधैव कुटुंबकम। पहली बार 2015 में मनाया गया था। आगे चलते हैं। अगला है। जून 2023 में निम्नलिखित में से किस देश ने संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को में पुनः शामिल होने का निर्णय लिया है? किसने लिया है? तो ये निर्णय लिया है संयुक्त राज्य अमेरिका ने, संयुक्त राज्य अमेरिका ने। अगला है। जून 2023 में इंटर सोलर यूरोप 2023 प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन जो है जर्मनी के म्यूनिक में भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी ने इस प्रदर्शनी में पार्टिसिपेट किया। आगे बढ़ते हैं। जून 2023 में निम्नलिखित में से किस एक तूफान ने गुजरात के सौराष्ट्र एवं कच्छ क्षेत्र में भारी तबाही मचाई? तो ये इस तबाही का नाम क्या था, या इस साइक्लोन का नाम क्या था? बिपरजॉय, जून 2023 में। ठीक है, इस चक्रवात सर्वाधिक प्रभावित राज्य गुजरात और राजस्थान रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला है। जून 2023 में संस्कृत मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित में से किस व्यक्ति या संस्था को वर्ष 2021 का गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की गई? 2021 का है ये। गीता प्रेस, जो कि आपका गोरखपुर में है, गीता प्रेस को। ठीक है, सी ऑप्शन। देखिए, वर्ष 1923 में स्थापित गीता प्रेस ने गांधीवादी सिद्धांतों को बढ़ावा देने में साहित्य के माध्यम से ज्ञान का प्रसार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसकी स्थापना 1923 में हुई थी गीता प्रेस की। केंद्र सरकार द्वारा जून 2023 में मणिपुर हिंसा की जांच हेतु किसकी अध्यक्षता में एक 3 सदस्यीय न्यायिक आयोग का गठन किया गया है? तो किसकी अध्यक्षता में? न्यायमूर्ति अजय लांबा की अध्यक्षता में। ठीक है, 2 अन्य जो सदस्य हैं उसमें है हिमांशु शेखर दास, पूर्व IAS अधिकारी हैं, और पूर्व IPS अधिकारी आलोक प्रभाकर।
जून 2023 में भारतीय नौसेना द्वारा ब्रह्मास्त्र का सफल परीक्षण किया गया। तो ये आपका स्वदेश विकसित भारी टारपीडो है, स्वदेश विकसित भारी टारपीडो है। इस ब्रह्मास्त्र का निर्माण भारत डायनेमिक्स लिमिटेड BDL के द्वारा किया गया है। जून 2023 में संपन्न फ्रेंच ओपन टेनिस प्रतियोगिता में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो इस फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट जो कि 2023 में हुआ, इसका खिताब जो है नोवाक जोकोविच ने जीता और इन्होंने नॉर्वे के कैस्पर रूड को हराया। आगे चलते हैं। जून 2023 में निम्नलिखित में से किन दो देशों के मध्य 21वीं सदी की आर्थिक साझेदारी हेतु अटलांटिक घोषणा की गई? किन दो देशों के मध्य में? यूएसए और यूके, संयुक्त राज्य अमेरिका और इंग्लैंड के मध्य में। ठीक है। इस घोषणा का मुख्य उद्देश्य वर्तमान युग की चुनौतियों जैसे कि रूस और चीन से निपटने के लिए दोनों देशों के मध्य गठबंधन को अनुकूलित करना है। तो इस प्रकार से इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।